लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में ही सेकंड यूनिट है भाषा संचार के तरीके और विधियाँ। कि भाषा संचार के तरीके क्या हैं और उनकी विधियाँ क्या हैं। कि मोड्स एंड मेथड्स ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। इसमें 2.1 की अगर हम बात करें तो 2.1 में आपका मौखिकवाद, सिद्धांत, औचित्य और सीमाएं, ओरलिज्म, प्रिंसिपल, जस्टिफिकेशंस एंड लिमिटेशंस। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे 2.1 की बात करें कि मौखिकवाद, सिद्धांत, औचित्य और सीमाएं क्या होती है। पहली तो बात यही है कि मौखिकवाद है क्या, ओरलिज्म है क्या। हम किसी चीज़ को बता रहे हैं, किसी चीज़ को समझा रहे हैं, एजुकेशनल फीडबैक दे रहे हैं, बोल करके हम किसी चीज़ को बता रहे हैं, वो हमारा मौखिकवाद से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति के लिए, पर पर्सन के लिए मौखिकवाद जो है वो एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। कि हम किसी चीज़ को, कोई व्यक्ति होता है कि लिख करके बताता है, कोई व्यक्ति है कि बोल करके बताता है। हम स्पीच देते हैं, वो ओरलिज्म है। हम कोई चीज़ किसी से बातचीत करते हैं, वो ओरलिज्म है। वो उसका प्रिंसिपल का एक फैक्टर है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी बात कह कर के, अपनी चीज़ों को बता करके उसको समझाते हैं, वो ओरलिज्म है। सबसे जो प्राइमरी स्टेज होती है वो ये यहाँ से ही शुरुआत होती है। एक बच्चे से लेकर के एक बड़े होने तक की जो प्रोसेस है वो यहाँ से ही स्टार्ट होती है। सीधा सा अर्थ यहाँ पे निकलता है। सीधा सा अगर यहाँ पे मीनिंग निकालना जाए तो ओरलिज्म जो प्रिंसिपल है वो समय के साथ साथ डेवलपमेंट होता जाता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे चीज़ें भी बदलती जाती हैं, बातचीत करने के तरीके बदल जाते हैं। क्योंकि ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो इंडिपेंडेंट है। वो चीज़ों को समझ करके, चीज़ों को सोच करके तब उस पर फीडबैक देता है। दूसरी बात अगर यहाँ पे करें कि कोई व्यक्ति हियरिंग लॉस वाला है, कोई श्रवण बाधित व्यक्ति है, हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला है, तो उसके लिए थोड़ा सा ओरलिज्म दिक्कत करता है कि हम बोल करके उसको समझा नहीं सकते, वो सुन नहीं पा रहा है ना। जब कोई व्यक्ति नहीं सुन पा रहा है तो वो क्या करेगा। तो चीज़ें उसके सामने क्लियर हो जाती हैं कि हम उससे कम्युनिकेट कैसे करें, हम उससे संचार कैसे करें। ये ओरलिज्म है कि हम उसको इशारों के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे, हम उसको कैसे समझाएंगे। ये जो तरीके जहाँ पे निकल के आएंगे वो कम्युनिकेशन, वो संचार उस व्यक्तियों के लिए जो श्रवण बाधित हैं, उनके लिए हमारी फीडबैक क्या है, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, क्या चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी इस कंटेंट में आ जाती हैं। अगर यहाँ पे फोकस किया जाए कि श्रवण मौखिक केंद्र बिंदु, कि सुनने और बोलना दो चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। अब उसके लिए हम हियरिंग एड का भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें किसी को बताना है कि और उसको सुनाई नहीं देता है, हम आज के अगर आधुनिक बात करें कि आज के टाइम में काफ़ी हियरिंग एड आ रही हैं, श्रवण यंत्र जिसको हम बोलते हैं, वो काफ़ी आ रहे हैं। अलग अलग डिवाइसेस की ब्लूटूथ टाइप्स भी आ रहे हैं जो आसानी से
कवर कर सकते हैं, जिसका हियरिंग लॉस कम है या अधिक है, तो उसके लिए फिर दिक्कत बन जाती है थोड़ी सी। उसके लिए हम थेरेपीज़ वगैरह भी या स्पीच थेरेपी कराते हैं और उसके लिए हियरिंग मॉड्यूल्स को यूज करते हैं, तो चीज़ें धीरे धीरे चेंज करने जाते हैं। हियरिंग एड उस बच्चे को, उस व्यक्ति को सुनने के लिए मदद करता है, हेल्प करता है कि जो व्यक्ति नहीं सुन पा रहा है, जो उस व्यक्ति श्रवण बाधित या हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला है, उसके लिए श्रवण यंत्र जरूरी है, जिससे कि जो कोई व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति है और वो अपनी बात बता रहा है, वो उसको क्लियरली सुनाई दे। तो हियरिंग एड का यूज यहाँ पे किया जा सकता है। स्पीच डेवलपमेंट, क्योंकि ये डेवलपमेंट स्पीच डेवलपमेंट को भी लेकर के बढ़ावा देना है। यहाँ पे क्या करना है, स्पीच को भी बढ़ावा देना है, क्योंकि छात्रों को मौखिक भाषा, बच्चों को मौखिक भाषा भी जरूरी चाहिए। मौखिक भाषा के साथ साथ हम, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि नहीं बोल पा रहा है, बोलता नहीं है, वो लिख करके, मैं तो लिख करके बताऊंगा, मैं तो लिख करके बताऊंगी, तो सबके सामने अलग अलग समस्या होती है, सबके सामने अलग अलग डिफ़िकल्टीज होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वो आसानी से कर पाती हैं। अगर यहाँ पे थोड़ी सी और बात करें, उनको एक स्पीच थेरेपी हम देने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मतलब शब्दों को काट करके बोल रहा है या उससे नहीं बोल रहा है, और या फिर उसको छोड़ करके बोल रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए हम स्पीच थेरेपी को यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। उसके लिए क्या है, हियरिंग ट्रेनिंग यानी श्रवण प्रशिक्षण भी हम एक दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हियरिंग स्किल्स के लिए श्रवण प्रशिक्षण ज़रूरी है, हियरिंग ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो उसके लिए सम टाइम से क्या किया जाए, टाइम पर प्रैक्टिस कराई जाए। प्रैक्टिस करा करके जो व्यक्ति, जो बच्चे जो श्रवण हानि से पीड़ित हैं, उनके लिए उनको हेल्प मिले, वो समझें, क्योंकि एक ट्रेनर अगर उनको मिल जाता है तो वो उनको समझाने के लिए अच्छा रहता है, बेस्ट रहता है, चीज़ें वो आसान करता है उनके लिए। और नेक्स्ट, अगर यहाँ पे साइन लैंग्वेज को यूज किया जा सकता है। मौखिक वाद में आमतौर पर क्या किया जा सकता है, यहाँ पे हम साइन लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। भाई हियरिंग एड्स नहीं ले पा रहे हैं तो साइन लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। लेकिन बस फ़र्क ये हो जाता है कि वहाँ पे आप फिर ओरलाइज नहीं कर पाएंगे, आप मौखिक वाद नहीं कर पाएंगे। बस ये कि आपको साइन सिस्टम से काम करना पड़ेगा और उनके साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा कि इनको भी मुख्य धारा में लाना है, इनको भी आगे लेकर के आना है। कि जो बाधिर बच्चे हैं, जो डीफ बच्चे हैं, उनके लिए क्या किया जा सके, क्या ऐसी क्लासेस हों जिनमें उनको साइन लैंग्वेज, हियरिंग एड्स के द्वारा हम उनको शिक्षित कर सकें, उनके पुनरुत्थान के लिए उनके लिए बेस्ट क्या कर सकें, और उनको स्पेशल एजुकेशन एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन से कैसे जोड़ा जाए। दोनों चीज़ें यहाँ पे आ जाते हैं। जो स्पेसिफिक हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप किया जाए जो उन बच्चों को इन फ्यूचर काम आए कि हाँ, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें सब सोचते हैं, हमारे लिए बहुत तैयार है काम करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। नेक्स्ट, इसमें प्राइमरी इंटरवेंशन भी कर सकते हैं, या इसको हम अर्ली इंटरवेंशन भी बोल सकते हैं।
ये भी ज़रूरी है, क्योंकि एक स्किल डेवलपमेंट करने के लिए प्राइमरी इंटरवेंशन ज़रूरी होता है। इन्वॉल्व किया जाए फादर एंड मदर को, माता पिता की भागीदारी या भूमिका, उनको भी इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि अगर बच्चा स्कूल में आ रहा है, वो कक्षा में कोई चीज़ पढ़ रहा है, तो घर पे जाकर के कितनी वो उसको प्रिपेयर कर रहा है, कितनी वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो इसके लिए पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाए, माता पिता को भी इन्वॉल्व किया जाए, और उसकी प्रैक्टिस और उसकी लर्निंग बेसिक्स को क्लियर करा जाए। एक फाइल है आपकी आईपी की, एक आईपी की फाइल होती है, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम की फाइल है, जिसमें हम व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं तैयार करते हैं या प्लानिंग तैयार करते हैं, एक ऐसी जो बच्चों के लिए हेल्पफुल हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए बच्चों से रिलेटेड हम फॉर्मेट तैयार करते हैं, उनकी सारी समस्या मतलब एक केस हिस्ट्री फाइल बनाते हैं जो बच्चों के लिए हेल्पफुल हो। उसका पूरा डाटा वहाँ पे देते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बच्चे का हियरिंग इम्पेयरमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें बच्चे की देंगे। उसमें बच्चे का एक डाटा बनेगा, एक प्रोफाइल बनती है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट प्रोफाइल। तो आईपी में ये चीज़ें होती हैं, जिसमें वहाँ पे बताया जाता है कि बच्चा श्रवण मौखिक यानी सुनने में असमर्थ है, सुनने में असमर्थ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो जैसे हमने वही बताया कि माता पिता की भूमिका होनी चाहिए, माता पिता की भागीदारी होनी चाहिए, पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए, पेरेंट्स के साथ साथ जो स्कूल है, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाए। साथ ही साथ जो स्कूल्स है, स्पेशल स्कूल्स हैं, उनमें व्यवस्थाएं क्या है, उनका एनवायरनमेंट क्या है, वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट। दूसरा यहाँ पे फैक्टर आ जाता है कि पेरेंट्स को इन्वॉल्विंग, मतलब उनकी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बच्चा स्कूल से गया, अब स्कूल से जाने के बाद बच्चा सीख कितना रहा है, बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, माता पिता उसको कैसे कवर कर रहे हैं, तो उसके लिए गाइडेंस उनको ज़रूरी है। पेरेंट्स को गाइडेंस मिलेगा, तो मिलेगा कहाँ से मिलेगा? जहाँ पे वो बच्चे को भेजते हैं। तो आईपी का जो फॉर्मेट तैयार होता है, जो उसकी एजुकेशनल्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके स्ट्रेटजीज, क्या हम रूपरेखा उसके लिए तैयार कर सकते हैं, क्या एक प्लस पॉइंट उसके लिए साबित हो सकता है, वो चीज़ें इसमें आ सकती हैं। जबकि मौखिकवाद किस पर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ओरलिज्म किस फैक्टर पे काम करता है? एक तो सुनने पर काम करेगा और दूसरा स्पीच पर काम करता है। स्पीच डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए मौखिकवाद होता है, ओरलिज्म जो होगा वो स्पीच को बढ़ावा देगा, स्पीच को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट आ जाता है संचार स्वतंत्रता पर जोर, कि कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जोर दे करके किसी चीज़ पर हम कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ बुलवा रहे हैं, नहीं, ऐसा ना हो। अब वहाँ पे बात ये आ रही कि ये एक तो अगर श्रवण होने वाला हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है या व्यक्ति है, तो उसके लिए क्या चीज़ें हम ला सकते हैं? उसको एक तो आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट उसको बनाना है, और सेल्फ क्रिएटिविटी उसके अंदर विकसित करनी है, डेवलप करनी है, और जिससे कि अगर ये चीज़ें उसके अंदर डेवलप होंगी तो स्किल्स, ये चीज़ें वो सीख जाएगा धीरे धीरे। जैसे वो चीज़ें सीखेगा वैसे वैसे वो काम को करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक चीज़ और हो जाती है कि बच्चे को एक ध्यान में लेना है, बच्चे को अटेंशन देनी है, मतलब एक प्रकार से क्या करना है, बच्चे को अप्रोच, एक फंडामेंटली अप्रोच उसको उसके सामने लेके आनी है कि बच्चे को क्या है, बच्चे को ऐसा ना लगे कि तू अलग है, तो इन सब से भिन्न है। चाहे वो अगर हम एक गांव में चले जाएं और वहाँ पे सर्वे करें,
कि कितने बच्चे हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले हैं, तो बहुत सारे क्या करते हैं कि पता नहीं अगर हम अपनी डिसेबिलिटी को बताएंगे तो हमारा क्या होगा, उनको छिपाने का भी प्रयास किया जाता है। लेकिन अगर हम समय रहते इस चीज़ पे को देख लें कि हाँ इस बच्चे में सुधार किया जा सकता है, तो वो कितना बेनिफिट होगा मिलेगा उसको, ये चीज़ साबित करने की होती है। तो एक बच्चे के लिए, एक व्यक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला है, उसके लिए श्रवण यंत्र हो सकते हैं, उसके लिए सांकेतिक भाषा हो सकती है, जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन, हमारा ओरलिज्म कम्युनिकेशन अलग ना हो, हम उसको समझा ना पाए, ऐसा ना हो, हम उसको समझा पाएँ किसी ना किसी तरह से, उसकी मदद करके, उसकी हेल्प करके उसको समझा पाएँ, उसको बताएं। अब यहाँ पे जस्टिफिकेशन ऑफ ओरलिज्म यानी मौखिकवाद का औचित्य है क्या? अब जो मौखिक भाषा है, जो ओरल हम किसी चीज़ को यूज कर रहे हैं, वो एक चीज़ इस चीज़ पे जोड़ देती है कि जो बधिर बच्चे हैं, जो कम सुनने वाले बच्चे हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके लिए एक एडवाइजरी जारी हो। ये इस चीज़ पर बल दिया जाता है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनके लिए सांकेतिक भाषा, उनके लिए ऑडियो विजुअल एड्स, उनके लिए डिफरेंट मेथड्स, उनके लिए कम्युनिटी बिहेवियर, उनके लिए टीचर्स, उनके लिए स्पेशल एजुकेटर्स। तो ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे टू पेजेस बन जाते हैं, दो पक्ष बन जाते हैं कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। जो भी इसको इसमें, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे वो एनजीओज हैं जो सपोर्ट कर रही हैं, वो उन चीज़ों को समझने के प्रयास कर सकते हैं। उनकी जो इंडिपेंडेंट पावर है उसको बढ़ावा देना है। उनकी लैंग्वेज, उनके पॉइंट टू पॉइंट वर्क, उनका कॉन्टैक्ट, सोशल कॉन्टैक्ट्स, उनके लिए हेल्प, उनके लिए हियरिंग एड्स, उनके लिए साइन लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज की जा सकती हैं, जिससे वो क्या कर सके, वो भी कम्युनिकेशन कर सके। स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषण और भाषा विकास है क्या? बोलना और सुनना और सीखना। हम किसी चीज़ को बोल रहे हैं, किसी चीज़ को समझ रहे हैं, किसी चीज़ को सुन रहे हैं, बोल करके, सुन करके, लिख करके। लेकिन बधिर व्यक्ति के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं हो पा रही हैं, और उसके लिए लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट ज़रूरी है। हम कैसे उसको कवर करेंगे ये डिपेंड करता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम कैसे करें, कैसे उसको को करिकुलर एक्टिविटी से जोड़ें, उसमें सुधार करें, उसकी हेल्प करें, उसके सामने जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको देखें। इंडिपेंडेंट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, उनके लिए आत्मसम्मान, उनकी स्वतंत्रता, उनके लिए लिप रीडिंग, उनके लिए लिप रीडिंग, लिप रीडिंग के लिए भी उनको मोटिवेट किया जा सकता है। उनको बढ़ावा देना है, उनको ये कमजोर नहीं करना है, उनको बढ़ावा देना है। एक बेस्ट एजुकेशनल स्ट्रक्चर, एक बेस्ट एजुकेशनल स्ट्रक्चर देनी है,
मुख्य धारा में उनको जोड़ना है, उनकी एजुकेशन, उनकी नीड्स, उनकी बेसिकली नीड्स, उनकी इंक्लूसिव एजुकेशंस, इंक्लूसिव सेटअप्स तैयार करना है। उनको ये नहीं लगना है आप क्लास में अलग बैठे हैं, आपको जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे आप अलग हैं, ऐसा उनको ना लगे। वो भी अपनी बातचीत कर सके, अपना कम्युनिकेशन कर सके। क्योंकि पेरेंट्स के लिए एक चॉइस होती है कि अपने बच्चे को कहाँ पे लेके जाएं, कहाँ पे अच्छी सी स्कूल में वहाँ पे बच्चे को पढ़ाएं और उनके लिए सेशन चलवाएं। तो ये जो सारी चीज़ें ये हमारी जस्टिफिकेशन ऑफ ओरलिज्म की हैं। कोड स्विचिंग, कोड मतलब कि यहाँ पे कोड स्विचिंग का यूज किया जा सकता है। मतलब दो लैंग्वेज हैं, उन दोनों लैंग्वेज के बोलेंगे या फिर ऐसे नहीं, ऐसे मतलब या तो हम उसको बोल करके वो समझा सकते हैं, नहीं बोल के समझा पा रहे हैं तो उसके लिए इशारों के माध्यम से उसको बता सकते, सांकेतिक भाषा का यहाँ पे यूज करते हैं, साइन लैंग्वेज को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके लिए वर्णमालाएं, उसके लिए व्याकरण कैसे करेंगे हम, उसको ग्रामर कैसे कराएं, उसका ग्रामर कैसे करें, उसको पढ़ाएं कैसे, ये इम्पोर्टेंट होता है इसमें। उसको जोड़े कैसे कि वो टीचर से ना हटे। कोग्निटिव मेरिट क्या है? लैंग्वेज इंटरवेंशन। लैंग्वेज इंटरवेंशन क्या कहता है? लैंग्वेज इंटरवेंशन कह रहा है कि हम यहाँ पे टू लैंग्वेज को चॉइस कर सकते हैं। टू लैंग्वेज, टू कल्चर्स, जो चीज़ उसको चाहिए वो, जो चीज़ नहीं चाहिए वो भी, क्या पता वो दूसरी चीज़ उसको चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, मतलब कि ट्रांसलेटर कहते हैं ना कि जिसको एक हिंदी भी बोल रहा है, एक इंग्लिश भी बोल रहा है, दोनों भाषा बोल रहा है, और एक है कि एक बोल रहा है, एक है कि एक भी नहीं बोल रहा है, तो उसको डेवलपमेंट उसका कैसे करेंगे? वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एज के अकॉर्डिंग चीज़ों को पहचानने की कोशिश करें। बच्चे की एज, व्यक्ति की एज के अनुसार पहचानने की कोशिश करें। भाषा की नीति क्या है? लैंग्वेज कैसे हम बच्चे के सामने यूज कर रहे हैं? क्या प्रोग्राम, क्या गवर्नमेंट द्वारा क्या पॉलिसीज बनाई गई है, वो जो असमर्थ बच्चे हैं, जो अक्षम बच्चे हैं, उनके लिए क्या पॉलिसीज हैं, वो व्यक्तिगत प्रेरणा, उनको प्रेरणा भी देनी है, उनको मोटिवेट करते ही रहना है। अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा उनको तो वो टूट जाएंगे। शैक्षिक द्विभाषावाद का औचित्य कि जस्टिफिकेशन ऑफ एजुकेशन बाइलिंगुअल, यानी जहाँ पे दो भाषा यूज की जा रही है। एक ऐसा शैक्षिक वातावरण, एक ऐसा एजुकेशनल फीडबैक मिले जहाँ पे दो भाषाओं को सिखाए, जो जहाँ पे टीचिंग मेथड, स्किल्स मेथड्स, लर्निंग मेथड्स किस पर डिपेंडेड हो? टू लैंग्वेज पर, दो भाषाओं पर। और क्लास में दो भाषाओं का यूज किया जाए।
कक्षाओं में 2 भाषाओं को यूज किया जा सके, 2 भाषाओं को यूज करें, जिससे कि फीडबैक मिले। कैसा फीडबैक आएगा? उनके लिए कॉग्निटिव, उनके लिए कल्चर, उनके लिए बिहेवियर, ये सबसे ज़्यादा फोकस डालने वाली चीज़ें हैं कि उनकी जो अवस्थाएं हैं, जो स्टेजेस हैं, वो ध्यान में रखनी है। उनके लिए क्या कंस्ट्रक्टिव अप्रोच तैयार है, वो उनके लिए क्लासरूम्स कैसा है, वो क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है, वो टीचर है वो कैसा है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, वो जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनके लिए समाधान क्या निकाल रहे हैं, उनको डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड से जोड़िए। उनकी मेंटली हेल्थ प्रोसेस से जोड़िए, क्योंकि उनको मेंटली और फिजिकली दोनों चीज़ें फिट रखनी पड़ेंगी। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उनका होना ज़रूरी है। लेकिन काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, काफ़ी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए। यही चीज़ें कह रहा है कि उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी हो, उनका जो फिजिकल हेल्थ है वो अच्छी हो। अगर शरीर बीमार है, दिक्कत है, तो वो कुछ नहीं कर पाता है। डिप्रेशन, स्ट्रेस उसको नहीं देना है। उनको ओपनली कर दीजिए, उनका एनवायरनमेंट ऐसा बना दीजिए जो बच्चे को एक के साथ दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए तत्पर करे। क्योंकि उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना भी ज़रूरी है। हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं, किसी चीज़ को कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। वो चीज़ें किसी को बता रहे हैं, वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हम कम्युनिकेशन करेंगे किस चीज़ को लेकर के करेंगे, हमारे सांस्कृतिक मूल्य क्या हैं, हमारी परंपराएं क्या हैं, क्योंकि हमें एक जो सोसाइटी है उसमें रहना है। उस सोसाइटी में हम अपने फीडबैक क्या दे रहे हैं, हम कितना सोच पा रहे हैं, कितना समझ रहे हैं। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है, व्यवहार, बिहेवियर। तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये भी कि व्यवहार को सबसे ज़्यादा, अगर बच्चा शैतानी कर रहा है, बच्चा इधर उधर टहल रहा है और हमने बच्चे को डांट दिया, तो बच्चा परेशान होगा, या तो रोएगा, या फिर कोई ना कोई अदर एक्टिविटी वो करेगा। तो बच्चे को हम एक ऐसी स्टेज में लेके आना है कि बच्चे को ऐसा लगे कि जैसे बच्चा घर पर ही हो। एक ऐसा उसका एनवायरनमेंट देना है। उसके लिए स्टैंडर्डाइज एग्जामिनेशन मेथड यूज किया जाए। मतलब ये ऐसा कि मतलब उसको चीज़ें बताई भी जाए और साथ साथ उसको एग्जामिनेशन उसका हो भी जाए। टूल्स बेसिस हो, उसको पहले ये चीज़ें बता दी कि ये जैसे हमने कोई चार्ट पेपर ले लिया और चार्ट पेपर पे हमने कलर कर लिए, है ना। अब हमने कलर कर लिए, बच्चा चाहे वो किसी भी ट्रेड का बच्चा है, किसी भी ट्रेड का है, अगर हमने चार्ट पेपर ले लिया है और चार्ट पेपर पे हमने कलर्स, अलग अलग कलर्स लगा दिए। अब बच्चे को बच्चे से आपको पूछना है, आपने बच्चों को पहले बताए हैं, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये पिंक है, ये वाइट है, ये ब्लैक है, ठीक है। तो बच्चा क्या है, फिर उस चीज़ को जहाँ पे आपने उंगली रखी है ना, वो वहीं पे उंगली रखेगा, ये है। आप बोलोगे पिंक कौन सा है, तो पिंक पे जाएगा। ब्लैक कौन सा है, ब्लैक पे आएगा। ग्रीन कौन सा है, ग्रीन पे आएगा।
वाइट कौन सा है, वाइट पे आ जाएगा। पर्पल कौन सा है, पर्पल पे आ जाएगा। तो वो पहचान करना शुरू कर देता है। एक तो वो सीख गया कि वो ये कलर है, तो अच्छा वो बोल रहे हैं ये है, तो ठीक है यही पे, इसी पे उंगली। दूसरा है ये है। अपने अल्फ़ाबेट्स बच्चे को सिखाए और सारी अल्फ़ाबेट्स वहाँ पे बच्चे के सामने आपने लिखी 26। तो आपने वो पूछा कि आपने सारी पहले बता दी बच्चे को, ये एन है, ये पी है, क्यू। तो आपने पूछा क्यू कहाँ पर है, तो वो उंगली जाएगी उसकी सीधी वहीं पे क्यू पे। अगर वो कंसंट्रेट कर रहा है तो, अगर नहीं उसका ध्यान इधर उधर है तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें कंसंट्रेट उसका करना है उसका। तभी तो कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की जो चीज़ जिक्र कर रहे हैं वो यही है कि उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना ही करना है। वो स्कूल्स में भी करना है, वो फैमिली में भी करना है, वो अपनी कल्चर एक्टिविटीज़ में भी करना है, उसको सोसाइटी में भी कराना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें आ जाती हैं। एक चेन प्रोसेस आप किसको बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ टोटल कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ टोटल कम्युनिकेशन यानी संपूर्ण संचार के सिद्धांत क्या हैं। संपूर्ण संचार के सिद्धांत हैं क्या, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज आती हैं, बहुत सारी रणनीतियाँ, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज भी होती हैं कि हमसे एक बार एकदम से हम कोई किसी से पूछ ले, चाहे वो सामान्य बच्चा है या सामान्य व्यक्ति है, कि आपको अपने देश के बारे में 10 शब्द बोलने, अभी तुरंत प्रेशर में आ जाएंगे, नहीं बोल तो लेंगे लेकिन प्रेशर में आ जाएंगे, आ जाएंगे ना एकदम से। भाई हमने आपको बोला कि अभी आप 10 शब्द बोलिए या 10 लाइन बोलिए अभी अपने देश के बारे में, तो क्या है एकदम से पता नहीं क्या क्या बोलना पड़ेगा। बोल तो लेंगे, बाद में बोलें, लेकिन प्रेशर में तो आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो संपूर्ण संचार के जो यहाँ पे सिद्धांत कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ टोटल कम्युनिकेशन, ये टोटल कम्युनिकेशन उन लोगों के लिए होता है जो डीप वाले बच्चे, डीप वाले पर्सन हैं, जो कम सुन पाते हैं, जो बातचीत नहीं कर पाते हैं, उनके लिए यहाँ पे टोटल कम्युनिकेशन को यूज किया गया है, प्रिंसिपल ऑफ टोटल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला क्या है, व्यक्तिगत दृष्टिकोण। क्योंकि जो श्रवण बाधित है, कम से कम 5-10 में से अगर 1-2 बच्चे, 2 व्यक्ति श्रवण बाधित हैं, तो एक उनकी जो नीड्स है उनको ध्यान रखना पड़ेगा। उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनके लिए कम्युनिकेशन मेथड्स को यूज किए, क्या करेंगे वहाँ पे, साइन लैंग्वेज को यूज करेंगे, स्पीच को यूज करेंगे, लिप रीडिंग को यूज करेंगे। ठीक है, साइन लैंग्वेज, स्पीच एंड लिप रीडिंग। मल्टी मोडल कम्युनिकेशन, मल्टी मॉडल इसी का पार्ट है, टोटल कम्युनिकेशन का पार्ट है मल्टी मॉडल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे एक तो ब्रिटिश साइन लैंग्वेज आ जाएगी, अमेरिकन साइन लैंग्वेज आ जाती है, 2 लैंग्वेज यहाँ पे आ सकती हैं। उनके भाव भाव, उनके चेहरे के हाव भाव या लिखना, तो यहाँ पे सुविधा ये मिल सकती है। हियरिंग ट्रेनिंग, अगर सुनने की क्षमता बची हुई है, सुन पा रहे हैं, थोड़ा बहुत सुन भी पा रहे हैं ना, तो उनको ट्रेंड किया जा सकता है। उनको पढ़ने के लिए, उनको रीडिंग के लिए, उनको सुनने के मतलब एक लाभ उठाने में उनको मदद दी जा सकती है, अगर हम उनकी ट्रेनिंग कराएं।
नेक्स्ट है साइन लैंग्वेज। तो ये जो टोटल कम्युनिकेशन का सब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो साइन लैंग्वेज को माना गया। क्योंकि ये एक जो डीफ वाले बच्चे हैं उनके लिए, डीफ वाले व्यक्ति हैं उनके लिए ये कम्युनिकेशन का एक बेहतर माध्यम है। हम लिप रीडिंग इसको भी में यूज कर सकते हैं। विजुअल सपोर्ट, दृश्य समर्थन। विजुअल सपोर्ट यहाँ पे लिखित शब्द चित्र दिखा करके मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, फोटो, पिक्चर, वीडियोस, उससे भी उनको समझा सकते हैं। दिख तो रहा है, तो यहाँ पे भी इसको हम एक यूज कर सकते हैं टोटल कम्युनिकेशन। उनकी एजुकेशन नीड्स, उनको बढ़ावा देना, उनको जो लर्निंग स्किल्स है उनको बढ़ावा देना, ये इसमें आ जाएगा। फैमिली इन्वॉल्व, परिवार की भागीदारी हो। संपूर्ण संचार में, टोटल कम्युनिकेशन में परिवार को भी यूज करें, वहाँ पे परिवार को भी इन्वॉल्व करें। शिक्षा का समावेशन, एजुकेशन इंक्लूजन, एजुकेशन इंक्लूजन। एजुकेशन नीड्स, बच्चा ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस सुनने से संबंधित है तो पढ़ तो लेगा, कवर कर जाएगा, क्योंकि माइंड उसका प्रॉपरली वर्क कर रहा है। बस थोड़ा बहुत सुनने में दिक्कत है, अगर तो थोड़ा बहुत भी सुन पा रहे हैं ना तो उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है। जैसे आजकल आर्टिस्ट ये है आपकी स्पीच लैंग्वेज सेंटर्स हैं, इन पे आपको ट्रेनिंग मिल सकती है। प्रोफेशनल सपोर्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, टीचर्स, स्पीच थेरेपिस्ट, एनी स्टेक होल्डर्स, टोटल कम्युनिकेशन काम कर सकते हैं मिलकर के। जो ऑडियोलॉजिस्ट हैं, जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशल फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो एनजीओज बेसिस से जुड़े हुए हैं, वो तो एक सपोर्ट मिल सकती है उसको, जिससे कि उसकी जो नीड्स है वो पूरी की जा सके। रेगुलर इवोल्यूशन, जरूरी है रेगुलर इवोल्यूशन, क्योंकि नियमित हम मूल्यांकन करेंगे उसका, वो कितना सीख रहा है, कितना कर पा रहा है, वो जरूरी है। कितना कर रहा है वो, कितना उसमें सुधार हुआ है ना। हमने बच्चे को कोई डिवाइस दी, कोई उपकरण, हियरिंग एड दिया, तो वो उससे कितना सुन पा रहा है, वो कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पहले से बेहतर है। हाँ, पहले तो सुनता ही नहीं था, अब सुनने लगा। तो ये टोटल कम्युनिकेशन से रिलेटेड हमारा पॉइंट्स है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको कवर करेंगे तो हो जाएगा। जस्टिफिकेशन ऑफ टोटल कम्युनिकेशन, अब संपूर्ण संचार का औचित्य क्या है, अब उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। 2.3